हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 चतुर्भुज अध्याय 8 प्रमेय 14 और 15 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8C हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार चैप्टर वाइज मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रमेय नंबर 14 है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, जहां पे AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। और आपसे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है ना, तो इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। इससे मिलाने वाले रेखाखंड, यह DE एक रेखाखंड है जो कि तीसरी भुजा के समांतर, यानी इसके तीसरी भुजा कौन सी है, BC के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो DE लाइन है वह BC के क्या है, समांतर है, और DE जो है BC का क्या है, आधा है। मतलब यह लाइन जो है BC का आधा। यह चीजें हमने रचना में किया कि DE लाइन को F तक बढ़ाया और उसको C से मिलाया। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स ज्ञात है। देखिए क्या ज्ञात है आपको, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं। इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड DE है, यह आपको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है कि जो DE लाइन है वह BC के समांतर है तथा DE बराबर है 1/2 BC के। ठीक है, रचना में हमने क्या किया कि इस लाइन को हमने आगे तक बढ़ाया। तो देखिए क्या लिखा गया है, रेखाखंड DE को बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE और EF आपस में क्या है, बराबर है, तथा F को C से मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पे दो त्रिभुजों को हम लोग लेकर चलेंगे, AED और CEF, इन दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और इन दोनों को आपस में क्या है, सर्वांग समप्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज AED, त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CEF में, तथा त्रिभुज CEF में। ठीक है, अब इन दोनों को सर्वांगसम हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहले जो AE है, देखिए यहां पे एक कट, यहां पे एक कट, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहां पे लिखेंगे AE बराबर CE, तो यहां पे लिख लेंगे AE बराबर CE, AE बराबर CE। रीजन में क्या लिखेंगे, ज्ञात है, यह चीजें आपको पता है, तो यह लिख देंगे ज्ञात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे जो यह लाइन है ED और EF आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे डबल कट या डबल कट या, ठीक है ना, डबल यहाँ लाइन डबल लाइन यहाँ, यानी यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो ED बराबर क्या है, EF के, तो यहाँ पे लिखेंगे ED बराबर EF। रीजन में क्या लिख देंगे, यह रचना हमने किया तो यहाँ पे लिख देंगे रचना से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे यह जो कोण है और यह जो कोण है, यह क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बना रहे हैं। तो अब इसको दिखाएंगे कि यह दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कोण AED बराबर होगा कोण CEF के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AED बराबर होगा कोण CEF के। रीजन में क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यह दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AED सर्वांगसम होगा त्रिभुज CEF के, त्रिभुज CEF के।
ठीक है। और कौन से नियम से, तो यहाँ पे दो साइड है और एक कोण है, यानी साइड एंगल साइड से, ठीक है। देखिए दोनों साइडों के बीच का कोण, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। इससे जो है यह दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब जब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसकी संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यानी यहाँ पे जो एडी लाइन है, यहाँ पे जो एडी लाइन है वह क्या हो जाएगी, सीएफ के क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगी, क्योंकि असंगत भुजाएं सीपीसीटी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडी बराबर सीएफ, एडी बराबर सीएफ, यहाँ पे लिख देंगे सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोण होंगे वो अभी आपस में बराबर होंगे, यानी यह जो कोण होगा कोण एडीई, मतलब यह कोण बराबर होगा किसके, कोण सीएफई के, ठीक है ना, यानी इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना, कोण सीएफई के। तो इन दोनों को बराबर दिखाएंगे और यह भी किससे होगा, सीपीसीटी से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण एडीई, कोण एडीई, कोण एडीई बराबर होगा कोण सीएफई के, कोण सीएफई के, और रीजन में क्या होगा, सीपीसीटी, ठीक है। यही चीज आपको नीचे भी लिखना है, रीजन में सीपीसीटी से। अब देखिए यहाँ पे जब यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, अब यहाँ पे देखिए यह जो लाइन है, जो बीडी लाइन है यहाँ पे, वह क्या होगी, डीए के बराबर होगी, क्योंकि डी जो है एबी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना, डी एबी का मध्य बिंदु है। तो अब यहां पे लिख लेंगे बीडी बराबर डीए, रीजन में लिख देंगे दिया है, ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यह चीजें आपको पता है। अब यहां पे जो डीए लाइन है, एक बार देख लीजिए चित्र को, देखिए यहां पे देखिए जो डीए लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, जो डीए लाइन है वह एफसी के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि देखिए जितनी लंबाई, देखिए यह पूरा एबी है, ठीक है ना, एबी का मध्य बिंदु यह, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतना ही इसकी होगी, यह लेंथ और यह लेंथ आपस में बराबर, यानी एडी और एफसी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीएफ बराबर एफसी, ठीक है ना, डीएफ बराबर एफसी, यहाँ पे देखिए लिखेंगे डीएफ बराबर, डीएफ ने डीए बराबर एफसी, यहाँ पे लिखेंगे डीए बराबर एफसी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे बीडी बराबर भी क्या हो जाएगा, एफसी के, क्योंकि यह क्या मध्य बिंदु है, यह दोनों एडी और डीबी बराबर है। तो जब डीए बराबर एफसी है तो बीडी बराबर भी क्या होगा, एफसी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीडी बराबर एफसी, बीडी बराबर एफसी, ठीक है। और इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पे जो चीजें हमने लिखा उसको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बार चित्र में फिर देखिए एक बार। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एडी और एफसी, यहाँ पे जो एडी और एफसी जो लाइन है, ठीक है, उसको डीएफ लाइन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो एकांतर अंतः कोण होंगे, यानी यह कोण और यह कोण, देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एडी लाइन है और एफसी लाइन है वो आपस में क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, क्योंकि एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब वह दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है। तो जब हम इन दोनों कोणों को बराबर दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एडी और एफसी आपस में क्या है, समांतर हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा स्टूडेंट्स, चूंकि दो रेखाएं एडी और एफसी को डीएफ काटती है, अतः एकांतर अंतः कोण कोण एडीई बराबर कोण सीएफई, और यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमने दिखाया कोण एडीई बराबर है कोण सीएफई के, यहाँ पे भी यहाँ पे एकांतर अंतः कोण यह हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जब यह एकांतर अंतः कोण हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो एडी और एफसी लाइन है वह क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे दिखा देंगे एडी समांतर एफसी, ठीक है। यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समीकरण 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक बार चित्र को देखिए, यहाँ पे एक बार चित्र को देखिए स्टूडेंट्स।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में हमने दिखाया कि BD और FC आपस में बराबर है, और यहाँ पे दिखाया कि AD समांतर FC। तो अब यहाँ पे समीकरण 1, 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो DB और FC क्या है, ठीक है ना, DB और FC जो भुजाएं DB है वो FC के बराबर है, और यह दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे DB FC क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, जिसमें DF, ठीक है ना, जो DF लाइन है वह BC के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यही चीज अब नीचे लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा यहाँ पे लिखा कि समीकरण 1 तथा 2 से जो चीजें ऊपर आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा है हमने। समीकरण 1 तथा 2 से चतुर्भुज DBCF में भुजाएं DB और FC बराबर व समांतर हुई, अतः जब यह बराबर और समांतर हो गई तो हम कह सकते हैं कि DBCF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब यह समांतर चतुर्भुज हुआ तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो अब यहां पे लिखेंगे इसकी सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजाएं DF बराबर BC। ठीक है, जब DF और BC आपस में बराबर हो गए तो अब यहां पे देख लीजिए, एक बार चित्र में देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर सारी चीजें नीचे लिखेंगे। अब यहां पे देखिए, जब चित्र में DF और BC आपस में बराबर हो गए और यहां पे जो लाइन है DEF क्या है, एक ही लाइन में है। ठीक है ना, DEF समरेख है, यानी एक ही रेखा पे स्थित है, और यहाँ पे जो DE लाइन है, ठीक है ना, जो DE लाइन है वह EF के बराबर, यानी यह और यह, देखिए यहाँ पे डबल लाइन के बराबर, यानी DE और EF आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब यह समरेख है और यह DF और BC, जब यह पूरा देखिए DBFC क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो यह भुजा इसके बराबर और समांतर होगी। तो जब इसी लाइन पे यह बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वह BC के क्या होगा, समांतर होगा। जब DF BC के समांतर है तो DE भी BC के समांतर होगा, और जब DE BC के समांतर होगा और यह DF और BC आपस में बराबर थे, और यह लाइन बराबर है, DE और EF बराबर है, यह क्या है, आधा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वह BC का क्या हुआ, आधा हुआ। तो वही चीज स्टूडेंट्स हम नीचे लिखेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए अब क्या लिखना है। अब यहां पे लिखेंगे परंतु DEF क्या एक ही लाइन में स्थित है, तो यहां पे लिखेंगे परंतु DEF समरेख है। समरेख है मतलब एक ही रेखा पर है, समरेख हैं। ठीक है, समरेख हैं। ठीक है, जब समरेख हैं तो DE बराबर क्या हो जाएगा, EF, यहां पे लिख लेंगे DE बराबर EF। अब जब यह बराबर हो गए तो अब यहां पे लिख लेंगे कि DE समांतर BC, तथा जो चीजें स्टूडेंट्स ऊपर आपको समझाया वही चीज यहां पे लिख रहे हैं, तथा DE बराबर 1/2 BC, यानी जो DE लाइन है वह BC की क्या है, आधी है। ठीक है, तो DE बराबर BC। ठीक है, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रमेय को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रमेय आपका प्रमेय नंबर 15 है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ABC एक त्रिभुज है। आपसे क्या बोला हुआ है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ पे AB का मध्य बिंदु D है, अन्य भुजा के समांतर, अब देखिए BC के समांतर यह लाइन खींची गई है DE, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु, यानी तीसरी भुजा कौन सी, AC का मध्य बिंदु E है, उस पे प्रतिच्छेद करती है। यह आपको दिखाना है कि यह जो E पॉइंट है AC को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, या E जो है AC का मध्य बिंदु है, यह आपको दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रमेय को करने के लिए हम लोग कुछ चीजें कल्पना करेंगे। यहाँ पे हम लोग कल्पना करेंगे कि यहाँ पे जो AC का मध्य बिंदु E न होकर, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हम दिखाएंगे कि इसका जो मध्य बिंदु है E न होकर E डैश है। ठीक है, यह कल्पना हम लेकर चलेंगे और देखते हैं कि क्या लास्ट तक यह सही है या गलत है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स ज्ञात है। देखिए क्या ज्ञात है आपको, त्रिभुज ABC, जहां पे यह आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC, इसकी भुजा AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है।
डी से बीसी के समांतर यह लाइन हमने डीई खींचा, जो कि एसी को क्या कर रहा है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ई बिंदु एसी का मध्य बिंदु है, यानी यह जो है एसी का मध्य बिंदु है। और यहां पे हम कल्पना किए हैं, ठीक है ना, कि यहां पे हमने कल्पना किया हुआ है कि एसी का जो मध्य बिंदु है वह क्या है, ई डैश है। यह कल्पना करके हम चल रहे हैं। अब देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पे उपपत्ति, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वह चीजें। कल्पना कीजिए कि, देखिए, कल्पना कीजिए कि एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ई न होकर क्या है, ई डैश है। एसी का मध्य बिंदु ई न होकर, ई न होकर ई डैश है, ठीक है। यह हमने कल्पना कर लिया, ठीक है, ई डैश है। और यहां पे क्या किया कि डीई को मिलाया, यह भी लिखेंगे, डीई डैश को मिलाया, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहां पे अगर त्रिभुज एबीसी में हम बात करें, ठीक है, तो जो एबी है, एबी जो लाइन है उसका मध्य बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। और एसी जो लाइन है इसका मध्य बिंदु क्या है, ई डैश है, जो कि कल्पना में हमने किया। तो अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एबी का मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु एबी का मध्य बिंदु डी है, तथा एसी का मध्य बिंदु, तथा एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु ई डैश है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे कल्पना से, क्योंकि यह हमने कल्पना किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कल्पना से, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे के समांतर थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो डीई डैश है, जब हमने कल्पना से मान लिया ई डैश यहाँ पे, ठीक है ना, कि इसका मध्य बिंदु है, तो डीई और बीसी आपस में समांतर थी, तो यानी अब डीई डैश जो है बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पे लिखेंगे डीई डैश पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे डीई जो है बीसी के समांतर था, तो यहाँ पे लिख लेंगे डीई समांतर बीसी, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात था। यहाँ रीजन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज्ञात है। समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, कि जो डीई और डीई डैश है, डीई और डीई डैश है, यह क्या है, यह दो लाइनें हैं जो कि बीसी के क्या है, समांतर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं डीई तथा डीई डैश, जो अभी हमने आपको समझाया, डीई तथा डीई डैश रेखा बीसी के समांतर है। लेकिन जो हमारा समांतर का जो अभिगृहित करता है स्टूडेंट्स, कि किसी एक ही बिंदु से अगर दो लाइनें निकली हुई हैं तो वह तीसरे लाइन के जो है समांतर नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे इसी बिंदु से डी से जो है यह लाइन ई निकला हुआ है और ई डैश भी निकला हुआ है, तो किसी एक ही बिंदु से अगर दो लाइनें निकली हुई हैं तो वह तीसरी के क्या होंगी, समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। यह जो है समांतर का क्या करता है, अभिगृहित करता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर अभिगृहित के जो विरुद्ध है, समांतर अभिगृहित के, समांतर अभिगृहित के विरुद्ध है, विरुद्ध है, ठीक है।
अब जब यह समांतर अभिगृहित के विरुद्ध है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी कल्पना थी, जो हमने कल्पना किया था कि ई डैश जो है एसी का मध्य बिंदु है, वह गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, मतलब जो हमने कल्पना किया था वह गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि एसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः ई बिंदु एसी का मध्य बिंदु है। ई बिंदु एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको प्रूफ करना था। तो अब यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, यहां पे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।